Hello, good evening to one and all. Myself Kirtesh Patidar. I am standing in front of you. आपके सामने जो एक नया टॉपिक लेके आया हूँ CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कोर्स के लिए, जो अपन ने डिस्कशन किया था। अपन ने थर्ड मॉडल पेपर है, अपन 10 मॉडल पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले थे। उसमें से मोस्ट स्क्रूटिनाइज मतलब जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक, उससे रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे। तो आज फिर अपन 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए देखते हैं 25 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच oral contraceptive is contraindicated in which condition? oral contraceptive pills, इसके कुछ इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं किसी भी चीज देने के लिए। तो oral contraceptive देते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें oral contraceptive कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? ठीक है, तो यहाँ पे फ्यू कंडीशन दी हुई है। ओल्डर देन 30 ईयर, पेशेंट इज ओल्डर देन 30 ईयर, अपन दे सकते हैं। यस, अपन दे सकते हैं। अगर पेशेंट 30 टिल द 40 ईयर ऑफ द एज अपन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दे सकते हैं, वो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं। अगर 40 ईयर के बाद है, इफ यहाँ पे क्वेश्चन में 40 ईयर दिया होता तो अपन इसको नहीं दे सकते थे। ठीक है, नॉन हैज, थर्ड ऑप्शन ये हैज हैड एटलीस्ट 1 मल्टीपल प्रेगनेंसी, इसमें इससे कोई रिलेशन नहीं है। स्मोक अ पैकेट ऑफ द सिगरेट, पेशेंट अगर एक पैकेट सिगरेट भी पी रहा है तो भी हम ऊपर उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दे सकते हैं, क्योंकि अगर मोर देन 50 सिगरेट और डे लेता है तो अपन को कॉन्ट्राइंडिकेट करना है। टिल 1 पैकेट ऑफ द सिगरेट ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें दे सकते हैं। थर्ड, इसमें जो ऑप्शन है नॉन केस ऑफ द हाइपरटेंशन, ठीक है, ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, अगर पेशेंट को नॉन केस ऑफ द हाइपरटेंशन है या बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन है तो उसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये फिर फर्दर क्रिएट प्रॉब्लम कर सकता है। क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का ही एक साइड इफेक्ट कैन कॉज द हाइपरटेंशन, और ये कार्डियक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना करेक्ट आंसर है। पेशेंट इज नॉन केस ऑफ द हाइपरटेंशन, देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी यूज्ड इन डायबिटीज। यहाँ पे वन लाइन क्वेश्चन आंसर है कि डायबिटीज में कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना चाहिए। तो सीधा आंसर है इसका डायफ्राम। ओके, तो डायफ्राम डायबिटीज में यूज करना चाहिए। ठीक है, आईयूडी क्यों यूज नहीं करते हैं? आईयूडी का साइड इफेक्ट क्या है? पर इट कैन क्रिएट द परफोरेशन कर सकता है, ब्लीडिंग कर सकता है, इसलिए इंट्रायूटेराइन डिवाइस में नहीं यूज करना चाहिए। रिदम मेथड क्या है? इसमें देर आर चांसेस, रिदम मेथड में बहुत ध्यान रखना पड़ता है और प्रेगनेंसी के चांसेस है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या कर सकता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डायबिटोजेनिसिटी क्रिएट करता है, और इससे क्या होगा? CHO कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अल्टर होता है। ठीक है, अल्टर्ड द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और इंसुलिन के डोज को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है डायफ्राम। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इफ अ डायबिटिक पेशेंट हु हैज ए हिस्ट्री ऑफ द हार्ट फेलियर, ओके, हार्ट प्रॉब्लम, कोई भी हार्ट की डिसीज है, देन इफ ही आस्क टू नर्स, अगर हमको वो एडवाइस के बारे में पूछता है कि मुझे हार्ट बर्न हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, मैं कौन सी एंटासिड ले सकती हूँ, तो कौन सी एंटासिड वो लेगी, तो अपन को वार्न करना है कि आपको ये एंटासिड नहीं दे रही। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में आंसर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यही चीज कि आपको उसको क्या वार्न करना है कि आपको जब वो कौन सी, ये सब एंटासिड है, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एंटासिड के नाम है। तो उसको वार्न करना है कि आपको ये एंटासिड नहीं लेनी है। तो कौन सी इसका करेक्ट आंसर है? सोडियम। वाई? सोडियम, अगर सोडियम एंटासिड लेता है तो सोडियम की मात्रा बॉडी में ज्यादा होगी। इफ सोडियम की मात्रा ज्यादा होगी तो फिर क्या कर सकता है? वाटर इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, वाटर लेवल इंक्रीज होगा बॉडी में एंड इंटॉक्सिकेशन होगा। इसलिए हमें उसको एडवाइस करना है कि आपको सोडियम कम लेना है, एनी फॉर्म। वैसे भी डाइट में भी सोडियम कम लेना, लेकिन एंटासिड ले रहे हैं तो सोडियम वाला एंटासिड आपको नहीं लेना है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट अंडरगोइंग पेन हिस्टेरेक्टोमी, क्या है? अगर पेशेंट को पेन हिस्टेरेक्टोमी, ये सिंगल वर्ड है, पेन हिस्टेरेक्टोमी का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ द यूटेरस ओवेरी एंड फैलोपियन ट्यूब।
ठीक है, यूटेरस के साथ एंड प्लस सर्विक्स। हिस्टेरेक्टोमी में क्या करते हैं, यूटेरस प्लस सर्विक्स को रिमूव करते हैं, लेकिन पेन हिस्टेरेक्टोमी अगर टर्मिनोलॉजी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पेन हिस्टेरेक्टोमी, तो क्या आंसर करना है, पेन हिस्टेरेक्टोमी रिमूवल ऑफ द यूटेरस प्लस सर्विक्स। ये तो नॉर्मल हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, पेन हिस्टेरेक्टोमी इसके साथ बोथ बाइलेटरल ओवेरीज एंड फैलोपियन ट्यूब भी रिमूव कर लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, पेशेंट अंडरगोइंग पेन हिस्टेरेक्टोमी आर ऑफन स्टार्टेड ऑन एस्ट्रोजन थेरेपी। पेन हिस्टेरेक्टोमी हो गई है पेशेंट को, इसके बाद एस्ट्रोजन थेरेपी क्यों देनी चाहिए, तो इसका रीजन ऑप्शन ए डिस्मेनोरिया, नहीं, क्यों, क्योंकि उसकी हिस्टेरेक्टोमी करने के बाद उसका ओव्यूलेशन नहीं होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, ठीक है, वैसे भी एमनोरिया हो जाता है। प्रीमेच्योर एजिंग इससे रिलेटेड नहीं है, हीट इंटॉलरेंस नहीं है। नेक्स्ट फ्लशिंग ऑफ द फेस, ओके, जब एस्ट्रोजन लेवल बॉडी में इनसफिशिएंट एस्ट्रोजन लेवल होगा तो आप किसी को भी पूछ लीजिए जिसका हिस्टेरेक्टोमी हुआ है, वो हमेशा फ्लशिंग ऑफ द फेस, हॉट फ्लैशेस, ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन थेरेपी क्यों स्टार्ट करते हैं, तो उसको रीजन यही देना है कि फ्लशिंग ऑफ द फेस को कम करने के लिए, हीट, ठीक है, हॉट फ्लैशेस एंड ये कॉमन चीजें होती है इसमें। अ प्रायोरिटी ऑफ केयर फॉर अ क्लाइंट विद द डिमेंशिया रिजल्टिंग एड्स, अगर किसी पेशेंट को एड्स है जो ऑलरेडी उसको रिसेंटली डिमेंशिया हुआ है, तो अपन को क्या प्रायोरिटी ऑफ द केयर देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन प्लानिंग फॉर द रीमोटिवेशनल थेरेपी, इससे रीमोटिवेशन थेरेपी से क्या कोई अपन उसका डिमेंशिया ट्रीट कर सकते हैं, नहीं। अरेंजिंग लॉन्ग टर्म कस्टोडियल केयर, डिमेंशिया में कस्टोडियल केयर इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रायोरिटी वाइज केयर नहीं है। मेंटेनिंग एडुक्वेट न्यूट्रिशन, प्रोवाइडिंग बेसिक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। पहले डिमेंशिया क्या है, लैक ऑफ थिंकिंग एंड मेमोरी। डिमेंशिया के पेशेंट को क्या है, उसकी मेमोरी एकदम अल्टर हो जाएगी, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो अपन को क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड बेसिक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, ठीक है, उसको बेसिक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेट करना है, कुछ उसको असाइनमेंट देके, तो इससे क्या होगा, उसका मेमोरी फंक्शन मेंटेन रहेगा एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शन अल्टर नहीं होगा। डिमेंशिया में यही तो होता है, सोचने और समझने की शक्ति कम होती है, ठीक है। विच इज द एंटीडोट ऑफ द ओपियोइड ओवरडोज, क्वेश्चन पूछ रहा है ओपियोइड ओवरडोज का एंटीडोट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सीधा आंसर है नैलेक्सोन, ठीक है, वन लाइन क्वेश्चन आंसर है नैलेक्सोन इज द, आपने देख लिया ओपियोइड का एंटीडोट क्या है, सीधा आंसर कर दो नैलेक्सोन। द फिजिशियन प्रिस्क्राइब ओरल पैनक्रियाटिक एंजाइम फॉर अ क्लाइंट, नर्स शुड इन्फॉर्म द पेशेंट टू टेक दिस ड्रग, ठीक है। अगर कोई पेशेंट को ओरल पैनक्रियाटिक एंजाइम लाइपेज, ट्रिप्सिन, अगर वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं तो उसको कौन से टाइम लेने चाहिए, क्योंकि सही एंजाइम को सही टाइम लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसका डाइजेशन नहीं होगा। एट द बेड टाइम नो, 1 आवर बिफोर द मील नो, नेक्स्ट ऑन अराइजिंग ईच मॉर्निंग नो, तो इसका करेक्ट आंसर है विथ मील, ठीक है, इसको विथ मील लेना है, खाने के साथ। लाइक आप कोई भी खाना फूड प्रोवाइड किया गया है उसको बताना है कि आप जैसे एक रोटी खा लो, बीच में एंजाइम की जो भी मेडिसिन है वो ले लो, फिर नेक्स्ट एक रोटी खा लो, तो ये विथ मील हमेशा देना है, ये चीज याद रखना है। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेनलेस ग्रोथ हिमेचुरिया, ठीक है, इसका क्वेश्चन ये है कि पेनलेस ग्रोथ हिमेचुरिया में मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर कौन सा है। पेन टिपिकल हिमेचुरिया हो सकता है, व्हाट इज हिमेचुरिया, ब्लड इन यूरिन, ठीक है, ड्यूरिंग यूरिनेशन अगर ब्लीडिंग आते हैं तो उसे हिमेचुरिया कहते हैं। लेकिन जब पेनलेस, टिपिकल वर्ड पेनलेस हिमेचुरिया हो जाता है तो उसे बोलते हैं कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, इसका आंसर क्या है, कार्सिनोमा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ये इसका करेक्ट आंसर है। विल्म्स ट्यूमर इज अ ट्यूमर ऑफ द किडनी, इसमें विल्म्स ट्यूमर में क्या होता है, नेफ्रोब्लास्टोमा, अदर वर्ड वी कैन से। पाइलोरिक स्टेनोसिस इससे रिलेटेड नहीं है, गैस्ट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। पाइलोरिक स्टेनोसिस में अगर क्वेश्चन आता है तो एक टिपिकल वर्ड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, उससे रिलेटेड टिपिकल सिम्टम पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है, प्रोजेक्टाइल
वोमिटिंग। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसमें क्या होगा, प्रोटीनूरिया होता है, हाइपोएल्बुमिनिया होता है, इसमें असाइटिस हो सकता है, इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्सिन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर में पेनलेस हेमेचूरिया होता है। नेक्स्ट, ऑन विच डे इंटरनेशनल एड्स डे सेलिब्रेट? इंटरनेशनल एड्स डे कब होता है? इंटरनेशनल एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 1st ऑफ द दिसंबर। सबको पता होगा 1st ऑफ द दिसंबर को इंटरनेशनल एड्स डे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, 5 जून को क्या है, अपन 4 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 5 जून को क्या है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ठीक है, 7 अप्रैल को क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे। 1 दिसंबर को एड्स डे। 6 जुलाई को जूनोसिस डे। ठीक है, याद रखना 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे है। द कंडीशन ऑफ हैविंग गैस इन जीआई ट्रैक्ट, इसे क्या बोलते हैं? द वर्ड इटसेल्फ टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। मेटियोरिज्म, मेटियोरिज्म द कंडीशन इन विच हैविंग गैस इन जीआई ट्रैक्ट को मेटियोरिज्म बोलते हैं। ये पार्ट्स ऑफ द एनिमा है। कैथेट्रिक्स, रिलीव इंटेस्टाइनल इवाकुएशन। क्वेश्चन क्या है? द कंडीशन ऑफ हैविंग गैस इन द जीआई ट्रैक्ट, जब जीआई ट्रैक्ट में इंटेस्टाइन में एक्युमुलेशन ऑफ द गैस होता है उसे क्या बोलते हैं? तो वर्ड इटसेल्फ टर्मिनोलॉजी मेटोरिज्म, इसका करेक्ट आंसर है मेटोरिज्म। कैथेट्रिक्स एक तरह से एनीमा है, इसका काम क्या है? टू रिलीव द इंटेस्टाइनल इवाकुएशन, इंटेस्टाइन को जो भी फीकल मटेरियल से क्लियर करना। डिस्टेंशन क्या है? अगर किसी में गैस फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है तो कैविटी एनलार्ज होती है, उसे डिस्टेंशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन, व्हेन स्टूल कंसिस्टेंसी हार्ड हो जाती है उसे बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो ये 10th क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ पैकेट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल शुड बी स्टार्टेड ऑन विच डे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की जो पैकेट स्टार्ट करनी है कौन से डे से? इधर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 1st डे से स्टार्ट करनी है, 2nd डे से स्टार्ट करनी है, 7 डे से स्टार्ट करनी है और 5th डे से स्टार्ट करनी है। तो सीधा आंसर है 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। 1 लाइन क्वेश्चन है। 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स स्टार्ट करती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में टोटल पिल्स होती है, नंबर ऑफ द पिल्स 28। नेक्स्ट, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज, विच वैक्सीन इज मोस्ट हीट सेंसिटिव? पोलियो, मीजल, डीपीटी, बीसीजी। हीट सेंसिटिव वैक्सीन, वैक्सीन पे क्वेश्चन आया है तो पोलियो इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ द ट्रिपल टेस्ट विच इज प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द कंजेनाइटल एनोमली? अपन जब ट्रिपल टेस्ट कब करते हैं? 16 to 18 वीक, ये याद रखना। ट्रिपल टेस्ट कब करते हैं? 16 to 18 वीक। यह एक ब्लड टेस्ट है, इसमें जो होता है अल्फा फिटोप्रोटीन, HCG और एस्ट्राडोयल UE3, ये 3 कंपोनेंट है। एस्ट्राडोयल, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, अल्फा फिटोप्रोटीन, ठीक है। तो इसके हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाए, करेक्ट आंसर इज द बी, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन। जब मैटरनल ब्लड लेते हैं इसमें सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन चेक करते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन चेक करते हैं और एस्ट्राडोयल। तो ट्रिपल टेस्ट में ये है। इसमें क्वेश्चन आएगा ट्रिपल टेस्ट कब करते हैं? 16 to 18 वीक में ट्रिपल टेस्ट करना है। ये क्यों करते हैं? टू चेक द कंजेनाइटल एनोमली, मोस्ट कॉमनली डाउन सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी फैक्टर फॉर द लिवर सिरोसिस, आपने हमेशा सुना होगा
कि बेटा दारू मत पी, बियर मत पी, अल्कोहल कम पी, लिवर खराब हो जाएगा। तो लिवर सिरोसिस का मोस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? अल्कोहल कंजप्शन। वायरल इन्फेक्शन से भी होता है, हेपेटाइटिस से भी, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा है? अल्कोहल कंजप्शन। ठीक है। हर्ड इम्यूनिटी वाज नॉट सीन। हर्ड इम्यूनिटी आपने पता होगा, हर्ड इम्यूनिटी कब डेवलप होती है? वर्ड इटसेल्फ से कम्युनिटी इम्यूनिटी, जब अपने चारों और सराउंडिंग पेशेंट किसी कंटेजियस डिसीज से इन्फेक्शन हो जाता है तो कम्युनिटी में एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा होती है, जिससे वो स्प्रेड होने की क्षमताएं कम होती है। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है? तो सीधा इसका करेक्ट आंसर है पोलियो में हो सकती है, डिप्थेरिया में हो सकती है, मिजल्स में हो सकती है, टिटेनस। टिटेनस एक कंटाजियस डिसीज नहीं है। इसमें क्या होता है? ये एनवायरनमेंट में स्प्रेड होती है। किससे स्प्रेड होती है? सोइल से। ठीक है। तो टिटेनस जो है वो हर्ड इम्यूनिटी कभी भी पैदा नहीं होगी, ये चीज याद रखना। ये एक तरह से इन्फेक्शियस डिसीज है, बट ये कंटाजियस डिसीज में नहीं आती है। कॉन्टाजियस डिसीज क्या है? इसमें पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन के चांस होते हैं। टिटनेस में क्या होता है? एनवायरमेंट टू पर्सन ट्रांसमिशन के चांस, एनवायरमेंट से किसी भी व्यक्ति में इन्फेक्शन के चांस होते हैं। ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द ह्यूमन जेस्टेशन। ह्यूमन जेस्टेशन में टोटल लेंथ कितनी होती है? 280 डेज। ठीक है। 280 डेज इज द करेक्ट आंसर। अपन ईडीडी कैसे, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे करते हैं? LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। ठीक है। तो 280 डेज ऑफ द ह्यूमन जेस्टेशन के टोटल लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नर्सिंग केयर यूनिट? ठीक है। कौन सी, ये जो शॉर्ट फॉर्म है अपने नर्सिंग केयर यूनिट, तो वार्ड होता है, ICU होता है, क्रिटिकल केयर यूनिट होता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है। तो कौन सा ऐसा चीज है जो नर्सिंग केयर यूनिट नहीं है? ये डे टू डे रूटीन जो आप देखते हैं उस पर क्वेश्चन है। ICCU, इंटेंसिव कोरोनरी या कार्डियक केयर यूनिट। ठीक है। PICU, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है। ICU तो क्या गया? इंटेंसिव केयर यूनिट। लेकिन आपने ये चीज नहीं सुनी होगी, PCI। तो ठीक है। तो कौन सा एक्सेप्ट में? ये D इज द करेक्ट आंसर। The occupational disease caused by the inhalation of the sugarcane dust। ठीक है। कौन सी ऑक्यूपेशन डिसीज है जो शुगर कैन डस्ट से होती है? जो इंडस्ट्रियल वर्कर होती है, जाके शुगर कैन का कोई फॉर्मुलेशन होता है, शुगर का डेवलपमेंट, जगरी का डेवलपमेंट, तो वहां पे शुगर कैन डस्ट से कौन सी डिसीज हो सकती है? बेगोसिस, एंथ्रोकोसिस, सिलिकोसिस, बाइसिनोसिस। तो बेगोसिस क्या होता है? एक्सपोजर टू शुगर कैन डस्ट। ठीक है। शुगर कैन डस्ट के एक्सपोजर से जो डिसीज होती है उसको बोलते हैं बेगोसिस। एंथ्रोकोसिस क्या होता है? कोल डस्ट। जो कोल माइल्स में वर्कर होते हैं एंथ्रोकोसिस होते हैं। सिलिकोसिस, सिलिका के ओवर एक्सपोजर इंडस्ट्रियल वर्कर को सिलिकोसिस करता है। बाइसिनोसिस कॉटन डस्ट फाइबर। ठीक है। कोई टेक्सटाइल कंपनी में काम करता है तो कॉटन डस्ट फाइबर के ओवर एक्सपोजर से जो डिसीज होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, उसे बोलते हैं बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस का दूसरा नाम है मंडे फीवर। ठीक है। बाइसिनोसिस का दूसरा नाम क्या है? मंडे फीवर। ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नोन एज द बैरोमीटर ऑफ द सोशल वेलफेयर? सोशल वेलफेयर के बैरोमीटर के रूप में कौन सी डिसीज को जाना चाहता है? ट्यूबरकुलोसिस द करेक्ट आंसर। विच ड्रग किट सप्लाई एट द PHC लेवल? PHC लेवल में कौन सा ड्रग किट सप्लाई होता है? आपको आंसर देना है किट D। A, B, C किस में होता है? सब सेंटर।
ठीक है। सब सेंटर में किट ए बी सी होता है, किट डी PHC में होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। हु वाज डिक्लेयर कोविड-19 एज ए एपिडेमिक, कौन सी ऐसी संस्था है या ब्रांच है जिसने कोविड-19 जो कोरोना अभी रिसेंटली चल रहा है उसे बोल दिया एपिडेमिक। तो आपको पता होगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसमें मेन कोरोना वायरस डिसीज, उसका नाम क्या है? तो उसका क्या नाम है? RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका क्या नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सुना होगा आपने RT-PCR टेस्ट करना, RT-PCR टेस्ट करना, इसका फुल फॉर्म ये है, इसका करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेड पासेज ऑफ द यूरिन इनटू क्लॉथ और बेड ड्यूरिंग द नाइट बाय द चाइल्ड। कोई भी बच्चा 5 साल की उम्र के बाद रिपीटेडली इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ द यूरिन बेड में बेड वेटिंग करता है, ठीक है, बिस्तर पे यूरिन पास करता है 5 साल के बाद भी, उसे क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछा टर्मिनोलॉजी। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, एनकोप्रेसिस में क्या होता है? स्टूल। सेम क्वेश्चन अगर मैं पूछा गया यूरिन की जगह स्टूल पास करता है इनवॉलेंटरी बेड पे तो उसे बोलते हैं एनकोप्रेसिस। एन्यूरेसिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, एन्यूरेसिस इज द करेक्ट आंसर। इफ चाइल्ड रिपीटेडली बार बार 5 साल की उम्र के बाद भी बेड पे यूरिन करता है उसे बोलते हैं एन्यूरेसिस। इसका ड्रग ऑफ चॉइस है इमिप्रामाइन। इमिप्रामाइन इज अ ड्रग ऑफ द चॉइस। ये अगर फार्मा से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आ सकता है। और भी क्या है? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ये किस में आता है? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसमें इसके बाद चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ट्राइसाइक्लिक? ट्राइसाइक्लिक भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ द यूरिन आफ्टर 5 ईयर ऑफ द एज, एन्यूरेसिस बोलते हैं। एन्यूरेसिस में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है? इमिप्रामाइन क्वेश्चन आ सकता है। इमिप्रामाइन कौन सी क्लास में आता है? कौन सा टाइप का ड्रग है? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की कौन सी क्लास में सब डिवीजन होता है? तो टर्शियरी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज असेंशियल फॉर नॉर्मल विजन? विजन से रिलेटेड अपन न्यूट्रिशन में आप क्लास रेफर कर सकते हैं। विटामिन ए इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल विजन। B3 क्या है? नियासिन है, ठीक है। विटामिन डी से क्या होगा? रिकेट्स होगा, ऑस्टियोमलेसिया होगा। रिकेट्स किस में होगा? बच्चों में, चाइल्ड में। एडल्ट में ऑस्टियोमलेसिया होगा। विटामिन सी से क्या होगा? डेफिशिएंसी, स्कर्वी। एस्कॉर्वी कैसी बोलते हैं विटामिन सी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, एंटीडोट ऑफ द वारफेरिन। वारफेरिन ये कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा, आप देख सकते हैं इसको। वारफेरिन का एंटीडोट क्या है? तो सीधा आपको आंसर देना है विटामिन के। कभी कभी क्या होता है अपन को वारफेरिन का नाम, दूसरा नाम नहीं पता है तो कुमामुडिन बोलते हैं वारफेरिन को, ठीक है। कुमामुडिन का एंटीडोट क्या है? तो विटामिन के इज द करेक्ट आंसर। प्रोटामिन सल्फेट किसका है? हिपेरिन का। ये क्लोटिंग फैक्टर है दोनों, ठीक है। तो अपन ने जो 25 क्वेश्चन का कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट था अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरी टीचिंग स्किल और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें ताकि जो CHO के लिए जो टारगेट कर रहे हैं बच्चों इनको मिनिमम टाइप में अच्छे से ब्रीफली कुछ आइडिया दे सकूं। मेरी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि आगे और अच्छे वीडियो बनाए। थैंक यू वेरी मच।